नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अपने बयानों से आए दिन विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी क्या इस बार अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे? ताजा विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर उनके बयान पर है, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो बता दिया था और उनकी तुलना नितिन गडकरी से कर दी थी। विपक्षी दल शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी उनके विरोध में राज्य भर में प्रदर्शन की चेतावनी दे रही है। इन दोनों की मांग है कि केंद्र सरकार कोश्यारी को वापस बुलाए। विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने के लिए संजय राउत आज शरद पवार से भी मिले। इस दौरान सुप्रिया सुले भी मौजूद थीं। बीजेपी के भीतर भी कोश्यारी को वापस बुलाने की मांग उठने लगी है। हालांकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कोश्यारी का बचाव किया है। आइए सुन लेते हैं इस पूरे मामले पर किसने क्या कहा। जिस तरह से महाराष्ट्र को कुचलने, महाराष्ट्र का अपमान करने की बात चल रही है और हो रही है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांवों का पर दावा करने का विषय हो, महाराष्ट्र में बहुत गुस्सा है और हम उस बारे में सभी विरोधी दल जो राज्य के एक साथ आकर जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे। पवार साहब की भी आपने चर्चा की सर, आपने पवार साहब से भी डेफिनेटली पवार साहब की भी यही भूमिका है, हम एक साथ रहकर लड़ाई करनी चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान ये कर रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का कर रहे हैं, सावित्री बाई का कर रहे हैं, जिनको हमारे भगवान की तरह हम प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है, ये गलत है और इसका हम निषेध करते हैं। बयान को लेकर विवाद हो रहा है, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद की चेतावनी दी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं राज्यपाल को पर्सनली जानती हूँ। आज वो एक नए राज्यपाल है महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र आने के बाद उन्होंने मराठी सीखी। मराठी आदमी से दिल से प्यार करते हैं हमारे राज्यपाल जी। ये मैंने खुद अनुभवी हुई बात है जी। तो मुझे लगता है कई बार भाषणों में वो कुछ कहना चाहते हैं, उसका कुछ मतलब लिया जाता है, ये तो कई बार हुआ है। पर मैं इतना बोलना चाहूंगी, वो दिल से मराठी मानुस महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि सरकार का काम देखकर विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, इसीलिए वो ऐसे मुद्दों को तूल दे रहे हैं। इस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं कोई सहन सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी अपनी भावना स्पष्ट की है। ये अभी क्या है, पिछले 4-5 महीने में जो हमारी सरकार काम कर रही है, लोगों के हित का निर्णय ले रहा है। सिर्फ 4-5 महीने में 100 से ज्यादा निर्णय जो जनता के हित के लिए हुए है, इसलिए विरोधी पक्ष जो है पूरी तरह डरा हुआ है, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए सब उद्योग कर रहे हो। तो सवाल ये उठता है कि भगत सिंह कोश्यारी को ये सारे बयान देने की जरूरत क्या महसूस हुई थी? दूसरा सवाल ये भी कि क्या उनके बयानों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि सावरकर मुद्दे पर जो विवाद राहुल गांधी के बयान के बाद उठा था उससे ध्यान हटाया जा सके? ये सारे सवाल चर्चा में हैं, लेकिन इसी के साथ एक सवाल ये भी जुड़ जाता है कि राज्यपालों की क्या भूमिका है? क्या उन्हें कार्यपालिका के काम में दखल देना चाहिए? क्या राज्यपाल ज्यादा ही सक्रिय तो नहीं हो रहे हैं? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता शिवसेना के आसिफ भामला जी हैं, बीजेपी के नेता और साथ ही जयंत मयनकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगा, आखिर क्या कारण है कि शिवसेना हो या फिर अन्य पार्टियां, आपके सहयोगी दल एनसीपी, ये सब इस मुद्दे को इतना ज्यादा तूल दे रहे हैं? क्या ये सावरकर मुद्दे से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है? क्योंकि राहुल गांधी के जो बयान आए थे उन्हें लेकर ये कहा गया था कि महाविकास आघाड़ी में दरार भी पैदा हो गई है। अखिलेश जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे देश में राज्यपाल का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति के राजदूत होते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल के हाथों में बहुत बड़ी बागडोर होती है सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने की। लेकिन जब राज्यपाल किसी पार्टी के लिए काम करने लगे, राज्यपाल निष्पक्ष न रहें, राज्यपाल हस्तक्षेप करने लगे,
तब वो राज्यपाल अपने पद की गरिमा खो बैठते हैं। यही हुआ है पिछले 3 वर्षों में। हमने देखा है कि जब हमारी सरकार नई नई बनी थी तो श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी इनको जाकर पिता समान इनका सम्मान करते थे, इनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, चाहे वो हमारे 12 विधायकों का नामांकन इन्होंने रोक के रखा, चाहे इन्होंने सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का अपमान करने का काम किया, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 2-2, 3-3 बार गलत टिप्पणी की। तो एक देखा गया कि भाई ये जो राज्यपाल का पद है ये तो महान है, लेकिन उस पर बैठा हुआ व्यक्ति महान नहीं है। क्योंकि हम कुर्सी की तो इज्जत पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उस लायक होना चाहिए कि हम उसका पूजन करें, उसकी पूजा करें। राज्यपाल जी ने अपनी गरिमा खो दी है। इसके लिए श्री उद्धव ठाकरे जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप इन्हें जहां से लाए हैं इन्हें वापस किसी राज्य में ले जाइए, दिल्ली बुला लीजिए। ऐसे राज्यपाल की महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने अखिलेश जी देखा है, पिछले कई राज्यपालों को हमने महाराष्ट्र में देखा है, लोग आज भी याद करते हैं, उनके स्वभाव को याद करते हैं, उनकी गरिमा को याद करते हैं। लेकिन यह राज्यपाल जो है यह पूरी तरह से पूर्णतः यह राज्यपाल जी एक बीजेपी के लिए ज्यादा काम करते हैं, न कि जो राज्यपाल का पद उन्हें दिया गया है, जो मॉनिटरिंग करने को कहा गया है, उस पर ये काम करते हैं। तो बार बार अगर ये महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाएंगे, आघात करेंगे, तो कितना दिन हम रुकेंगे? ठीक है, हम समझते हैं कि हम संविधान के दायरे में बंधे हैं, हम संविधान में रहकर ही अपनी बात कहेंगे, लेकिन कहेंगे तो जरूर। अब अगर यानी 2, 4, 5 दिनों में इन्हें नहीं हटाया गया तो अखिलेश जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे महाराष्ट्र में लोग अब कहने लगेंगे सड़कों पर आकर कि ये राज्यपाल हमें नहीं चाहिए, हमें केंद्र और राष्ट्रपति जी से निवेदन है, दूसरा राज्यपाल हमारे पास। ठीक है, आसिफ भामला जी, आपने सुना आनंद जी को कह रहे हैं कि तमाम तरह की शिकायत, एक लंबी फहरिस्त है भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर वो काम कर रहे हैं बतौर राज्यपाल, और ये भी कह रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों में अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो पूरे राज्य में इसे लेकर के शिवसेना, उद्धव गुट और साथ ही एनसीपी, कांग्रेस, ये सब मिलकर के एक आंदोलन भी करने जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस आरोप पर? और ये जो बात कल उद्धव ठाकरे ने कही थी, उन्होंने कहा था कि जो अमेजोन से पार्सल भेजा है केंद्र सरकार ने यहाँ महाराष्ट्र में, उसको वापस बुला ले। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो है तुलना या उनको किसी से कंपेयर करना, ये तो यथायथ यकीनन मुनासिब नहीं है, ये नामुमकिन बात है। लेकिन एक राज्यपाल एक स्वयं अपने आप में एक बेहद ही संवैधानिक पद और स्थान होता है जो किसी पार्टी और पक्ष का नहीं होता है। और जहां तक के मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते मैं अपने पार्टी की बात करूंगा, क्योंकि हमें वो अधिकार नहीं है कि उसके लिए आपने राज्यपाल के निवास से राजभवन से किसी प्रवक्ता को बुलाना चाहिए। जहां तक कि हमारी पार्टी का स्टैंड है, आप जानते हैं कि इस तरह की बहस में उनके यहाँ से कोई आता नहीं, उनके यहाँ से केवल एक बयान भर जारी होता है। देखिए, ये उनका विषय है, वो आए नहीं है। मैं अपनी पार्टी की बात रखूंगा। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम इस बात का समर्थन नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा स्पष्ट रूप से कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कोई विकल्प या कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता है जो जिसके साथ उनकी तुलना की जाए, क्योंकि वो इतने महान है, उतने उन्होंने जो उनके कार्य क्षमता से वो महान बने। मेरे आपके कहने से या अन्य जो प्रवक्ता यहाँ बैठे उनके कहने से ये बात वो बात नहीं है, लेकिन जो सत्य है और महाराष्ट्र का इतिहास है शिवाजी महाराज जी को लेकर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इस पर टिप्पणी हमारे पार्टी के सांसद उदय राजन भोसले ने उठाई। ये तो सारे नींद में सोए हुए थे, हमने पहले उठाई ये बात, और हमारे पार्टी के अन्य आमदारों ने इस विषय को उठाया। ये राज्यपाल है और ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या ऐसी कोई बात है, ये नहीं है। अगर ये होता तो हमारे अपने सांसद या हमारे आमदार या स्वयं हमारे जो समर्थक है बाला साहब की सेना के कई आमदारों ने भी विरोध जताया है। तो जहां विरोध जताना है, जो बात योग्य नहीं लगती है राज्य के हित में, वो हम उठाते थे और उठा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात जरूर योग्य लग रही कि किसी एक व्यक्ति को, देखिए कोई भी इंसान ने किस परिस्थिति, किन हालात में वो बात की, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन क्या उन्हें
जो है आपने जो कहा कि उन्हें जो होम फॉर द एजेड में भेज दिया जाए या उन्हें एक अमेजॉन पार्सल की तरह उन्हें हम समझे, तो ये क्या सिद्धांत आपको, और आपको तो क्या नैतिकता है ये सब बात करने की? आपने तो शिवाजी महाराज जी के जो नीति नियमों को आपने त्याग किया, बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे उनको आपने त्याग करके मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठना आपने स्वीकार किया था। तो ये सारी चीजें आपके मुंह से तो कम से कम शोभा नहीं देती। ठीक है, उदयन राजे भोसले जी ने ये स्टेटमेंट दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद है, यकीनन ठीक है। संक्षेप में आनंद जी आपका जवाब उस पर नहीं उस पर मुझे पूरा बोलिए। जी आपकी बात हो गई आसिफ जी। उसको नजर रखते हुए दिल्ली में राज्यपाल जी को बुलाया गया है, और अब उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं अखिलेश जी के हित में। जी आनंद जी एक मिनट ये बात पूरी कर लें आसिफ जी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हम समझेंगे न कि उद्धव जी ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया हमें उस पर जरूर हस्ताक्षर। बिल्कुल घोर आपत्ति है जो भाषा का इस्तेमाल किया गया राज्यपाल महोदय के लिए, और जिस तरह से उनका एक पद होता है, सम्मान का पद होता है इंसान के जी आसिफ जी क्या भाषा वापरते हो ये आपको ठीक है आनंद जी आपने सुना कि जो भाषा का इस्तेमाल किया उद्धव जी ने, वो भाषा ठीक नहीं थी राज्यपाल के प्रति। अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपकी डिबेट बहुत ही सकारात्मक रही। हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता आसिफ बामला जी ने माना कि वो राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं है। इसका मतलब मैं ये समझूं कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं राज्यपाल हटाओ, उसका बीजेपी भी समर्थन कर रही है, और उस आंदोलन में बीजेपी भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर रहेगी। एक बात। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कि राज्यपाल के लिए जो वचनों, जिन शब्दों का प्रयोग किया उचित नहीं। हमने बड़ी कोशिश कर ली, हमने उन्हें पिता समान अपने सर आंखों पर रखा हुआ था। हमने एक बार, दो बार, चार बार, जब आप महाराष्ट्र में रहकर, महाराष्ट्र के राज्यपाल होकर ये कहेंगे कि मराठी लोगों का इसमें कोई भूमिका नहीं है, यदि बाहरी लोग नहीं आए होते तो आज महाराष्ट्र इस जगह नहीं होता, मुंबई इस जगह नहीं होती। कितना बड़ा आघात आप हमारे दिल पे पहुंचा रहे हैं, कितनी बड़ी चोट आप हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान पे कर रहे हैं। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम महामहिम राज्यपाल जी को फूलों से स्वागत करें? बिल्कुल नहीं होगा। मेरे ख्याल से वो जो बात आप कह रहे हैं आनंद जी, उस पर तो राजभवन की ओर से बाकायदा एक सफाई भी आ गई थी, स्पष्टीकरण आया था, और माना जाता है कि उसके बाद वो शायद विवाद, अब उसको बंद कर देना चाहिए, इस तरह से गुजारिश भी उनकी ओर से की गई थी। मैंने एक उदाहरण दिया कि यदि आप अच्छी बात करेंगे तो आपका सम्मान ठीक है। मैं आप बार बार चोट पहुंचाएंगे ठीक तो है। आपको आसिफ जी मैं आपके पास आऊंगा, हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जयंत मयनकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आसिफ जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जयंत मयनकर जी हमारे साथ हैं। आसिफ जी, जयंत मयनकर जी हमारे साथ है। जयंत जी, आप दोनों की बात बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, आनंद जी की भी, आसिफ जी की भी बात। आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि राज्यपाल को अपनी भूमिका आकर स्पष्ट करनी चाहिए, और क्या उन्हें सतर्क नहीं रहना चाहिए, उन्हें इस तरह से सावधानी नहीं रखनी चाहिए कि उनकी कहीं किसी भी बात का बतंगड़ भी बन सकता है, गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि विवाद भी खड़ा हो सकता है, जैसा कि अब ये दिखाई दे रहा है? राज्यपाल की 3 साल की अगर गलतियां बताते रहूंगा तो अपने को डिस्कशन के लिए समय कम गिरेगा। इतनी गलतियां हैं, जहां की 12 एमएलए को क्यों नॉमिनेट नहीं किया, मराठी लोगों के बारे में और क्यों कहा, और यहाँ तक कि एक बार तो फ्लाइट में बगैर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बगैर पूछे उनकी परमिशन लिए बगैर बैठे थे तो उनको उतारा गया। वो भले ही पिता समान है या नहीं, इस डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये गवर्नर के महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी का सरकार था तब उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, वो प्रो बीजेपी काम कर रहे थे, ये फैक्ट है। अगर जितना डायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं उतनी ही डायरेक्टली मैं ये भी बोलता हूं कि भगत सिंह कोश्यारी एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है और वो आरएसएस के बहुत ही सीनियर फंक्शनरी है जो नरेंद्र मोदी को भी सीनियर है। तो मुझे नहीं लगता उनको राज्यपाल पद से हटाया जाएगा, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि ये संघ परिवार में ही अंतर विरोध के कारण उन्होंने बोला है। अब उन्होंने जो कंपैरिजन किए, उन्होंने कहा है कि आज के पुराने जमाने के शिवाजी थे, आज के गडकरी है। मेरा सवाल यह है, अगर गडकरी शिवाजी महाराज जितने बड़े हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है। आप अखिलेश जी पूरा सुन लीजिए, क्योंकि गडकरी नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन हमने गडकरी को भी सुना है। गडकरी जी ने भी कहा था कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान जैसे हैं। उन्होंने अपने आप को इस परिवार से अलग कर लिया था।
लेकिन वो तो करेंगे क्योंकि उनको उनके पास उसके अलावा चारा नहीं है। मेरा कहना यह है कि अगर संघ का एक खेमा है जो आज भी नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे देखता है, बार बार उनका नाम आते रहता है, क्या ये नाम लेके ये भगत सिंह कोश्यारी वही तो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी आप ऐसा मत समझिए कि सभी आपके हाथ में है, हम आज भी तैयार हैं नितिन गडकरी को बनाने के लिए। मुझे यह लगता है कि यह संघ का अंतर विरोध है जो भगत सिंह कोश्यारी ने बाहर लाने की एक कोशिश की है। और मैं क्लियर कट बोल देता हूं, कोश्यारी के ऊपर अगर कोई एक्शन ली तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने ये जो अभी एक एक्सीडेंटली बनी हुई सरकार है, उस सरकार की बात, उस सरकार को लाने में जिस गवर्नर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनको पनिशमेंट दी है। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की सरकार कभी भी कोश्यारी को कोई भी बहुत ही दिलचस्प आपने एक बात कही है जयंत जी ने। आसिफ साहब आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये जो आरएसएस बीजेपी के अंतर विरोध हैं उसका भी एक हिस्सा हो सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस बात का अंतर विरोध की ये बात कर रही है, मैं नहीं समझता हूं। ये इन्होंने बताया, वो इनको मुबारक हो। ये बात है, हम इन बातों पर जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये उनका अपना संज्ञान है, ये संज्ञान लेते रहे। हम तो यहाँ एक उम्रदराज व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो जिसे एक जिम्मेदार जो है महाराष्ट्र का जो भावी जो पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने ये अपने शब्दों में कहा कि भाई उन्हें वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाए, एक अमेज़न के पार्सल की तरह उन्हें जो है वापस लौटाया जाए। ये तमाम चीजें इन्हें ये देखिए ये शोभनीय ना आरएसएस अशोभनीय है। बिल्कुल। ये जयंत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। ये अशोभनीय है और ये शब्द और देवेंद्र फडणवीस का शपथ विधि ग्रहण गवर्नर ने किया, उस माहौल में इस गवर्नर के बारे में ऐसे शब्द उच्चारना मेरे लिए उचित है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये गवर्नर पूरी तरह से बीजेपी के नुमाइंदे करके काम कर रहे हैं और ऐसे माहौल में ऐसे शब्द उच्चारण करना कोई भी गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही सांसदों से लेके और आमदारों ने इसका विरोध किया। भगत सिंह कोश्यारी ने केवल बीजेपी को प्रो बीजेपी बनाने की, यहां तक कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब वो खुद एक प्रति सीएम बन के राज्य का दौरा करने निकलते थे, जो राज्यपाल। मुझे लगता है कि जाते जाते आसिफ जी से आसिफ जी की टिप्पणी इस पर लेना जरूरी, क्योंकि आपकी जो बात थी वो हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। आसिफ जी संक्षेप में अपनी बात पूरी करते, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है जी। देखिए ये जयंत जी की अपनी साधना है जी, माफी चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ आसिफ जी के बोलने का समय बचा है जी। उनमें लिप्त रहे। जहां तक हमारा सवाल है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे इस राज्य के जो नेता है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारा इस स्टेटमेंट को कोई समर्थन नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, और स्वयं हमारे आमदार और खासदारों ने भी इस पर जो है उंगली उठाई है, और अब दिल्ली ने उन्हें बुलाया है। तो मुझे यकीन है कि कोई न कोई योग्य फैसला पार्टी के हक में और राज्य के हित में जो होना होगा वो होगा। लेकिन आज भी हम विरोध करते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के विचारों की ये बात नहीं है कि किसी को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाए, और किसी राज्यपाल जो ऑलरेडी से, आप मानो या ना मानो, आज तो राज्यपाल है ना। ठीक है, जाते जाते आनंद जी आप अपनी बात कह दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा। आनंद जी आपको मौका दिया जा रहा है। तकलीफ हो रही है उनको वृद्धा कहने पर, तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले वो क्या वृद्ध नहीं थे? वो हमारे समाज के धरोहर नहीं थे? उनके खिलाफ क्यों बोला आपने? आपकी पार्टी के राज्यपाल ने। अगर आप उस समय उंगली उठाते तो आज आपको सुनना नहीं पड़ता। इस पार्सल को आप ले जाइए, ये पार्सल जहां से आया है इस पार्सल को वहीं ले जाइए। ये कहने में मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है। आनंद जी, आसिफ जी, जयंत जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुद्दा ऐसा है, मुझे लगता है कि जो अभी तूल पकड़ रहा है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस पर और ज्यादा गर्मी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिले। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 की बात में। एक वक्त एक ब्रेक का, आगे है केजरीवाल को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान पर मचा है जबरदस्त घमासान।
दिल्ली नगर निगम के दंगल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की बीजेपी साजिश रच रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल मनोज तिवारी ने केजरीवाल को धमकी दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कोई भी हमला कर सकता है। उन्हें कैसे पता कि कोई हमला कर सकता है? इसकी शिकायत पुलिस और चुनाव आयोग से करेंगे। इसके जवाब में मनोज तिवारी ने भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जान पर खतरा बताने का आम आदमी पार्टी का पुराना राग है। मैं चाहता हूं कि केजरीवाल सुरक्षित रहें। मुझे उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वो पूरी तरह से खुली धमकी है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं कि हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है, केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। वहीं बीजेपी ने अपने सभी चर्चित चेहरों को इस चुनाव में प्रचार के लिए उतारा है। बेंगलुरु के सांसद और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज 10 वार्डों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो किस तरह प्रचार कर रहे हैं, हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। बेंगलोर के सांसद तेजस्वी सूर्या जो है वो आप देख सकते हैं कि छावला में अभी नगर निगम का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से यहाँ पर मिल रहे हैं तेजस्वी, और तेजस्वी जो है वो भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ये लगातार जो है वो यहाँ पर चुनाव प्रचार अपना कर रहे हैं। चुनाव प्रचार जो है बड़ा दिलचस्प एक मोड़ पर पहुंच गया है। एक मिनट बस हम यही बात करेंगे। तेजस्वी जी, दिल्ली के नगर निगम का चुनाव प्रचार करने शायद आप पहली बार आए हैं, तो क्या सोच के मतलब बेंगलुरु से यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं? युवा मोर्चा के हमारे सक्षम कार्यकर्ता शशि यादव जी इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं, और इस बार लगभग 10 से अधिक वार्ड्स में पार्टी ने युवा कार्यकर्ताओं को मौका दिए हैं। इसलिए पार्टी के युवा मोर्चा के ओर से शशि यादव जी को समर्थन करने के लिए मैं यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा तेजस्वी जी, आपका नाम दिल्ली के पॉलिटिक्स में उस वक्त आया था जब आप एज ए मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए आपने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो केजरीवाल जी को आप बहुत पहले से आप उनका विरोध करते आए हैं। इस बार चुनावी जो मुद्दा क्या है, क्या कहकर आप जो है वो यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बहुत अच्छा काम किए है, और इस बार भी हमारे जो विजन है दिल्ली के डेवलपमेंट के संबंधित वो बहुत अपीलिंग है। और जिस प्रकार से पिछले 7-8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के घोटाला युक्त, भ्रष्टाचार युक्त सरकार को यहाँ की जनता देखे है, इससे लोग विशेष रूप में युवा हतोत्साहित है। और इसलिए इस बार भी एमसीडी में युवा मतदाता
महिला मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन देगी। लेकिन 3 बार जो है वो नगर निगम में बीजेपी रह चुकी है। हम देख रहे हैं कि इस चुनाव प्रचार में आम लोगों की समस्याओं को वोट नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि तमाम सारे स्टार प्रचारकों को यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इस बार सारा जो फोकस है वो बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को यहाँ पे लाने का है। तेजस्वी जी, बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को लाया जा रहा है, जबकि मेन समस्या पर बात नहीं की जा रही है। बीजेपी यहाँ 3 बार जो है वो सत्ता में रही है, कूड़े का पहाड़ 3 है यहाँ पर, तो उसके बाबत कुछ प्लान है क्या? शशि आ जाओ भाई। ये आप देख सकते हैं चुनाव प्रचार जो है कर रहे हैं। 10 वार्डों में तेजस्वी सूर्या जो है वो चुनाव प्रचार करेंगे। तेजस्वी जी, क्या मुद्दे हैं? दिल्ली का एक सबसे प्रमुख समस्या है कूड़े का पहाड़, और कूड़े के पहाड़ पर बात नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाकर निगम का चुनाव भी जीतने की कोशिश की जा रही है दोबारा। देखिए, पिछले 3 टर्म से भी यहाँ पानी हो या कूड़े हो, यहाँ जो भी लोकल इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पार्क डेवलपमेंट हो, इन सभी में बहुत अच्छा काम बीजेपी के एमसीडी ने किए हैं। इसलिए जनता बार बार बीजेपी को एमसीडी में जिताकर बीजेपी को आशीर्वाद देते रही है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में जीत होगी और फिर एक बार हम यहाँ जनता की सेवा हम करेंगे। छावला से हरिकिशन शर्मा के साथ रवि शर्मा शुक्ला, INTV इंडिया। सीधे चलते हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुछ बोल रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में इस तरह का कोई घोटाला हुआ नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, मैंने तब भी कहा था। लेकिन उस वक्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है, और उसके बाद में दुखी किया गया, बदनाम किया गया, प्रताड़ित किया गया सब लोगों को। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। आज सीबीआई की चार्जशीट से समझ में आ गया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, और बाकी चीजें अब कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के थ्रू जो फर्जी रिपोर्ट बनाई, जो झूठी रिपोर्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश करते हुए बनवाई आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने सीएस से। अब क्या आप अपने सीएस के खिलाफ और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करोगे? आज जब ये सिद्ध हो गया है कि सीबीआई ने इतने महीनों की छानबीन 800 अफसरों को लगा के 500 जगह रेड डाल के ये कहा कि मनीष सिसोदिया के नाम पे अभी कुछ नहीं है, तो मनीष सिसोदिया को जब एक तरह से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, तो वैसे में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाना? कर्मचारियों की छटनी के मुद्दे पर श्रम मंत्रालय ने अमेजॉन इंडिया को नोटिस भेजा है। सरकार के सूत्रों के अनुसार अमेजॉन ने अपने जवाब में कर्मचारियों को निकाले जाने की बात से इनकार किया। कंपनी का कहना है कि कुछ कर्मचारी वीआरएस लेकर खुद ही छोड़कर चले गए। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हिमांशु, कर्मचारियों को जाने के लिए कहना और कर्मचारियों को निकाल देना, दोनों में काफी बड़ा अंतर है, तो अब जो सरकार कह रही है कि आगे भी इस पर कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अमेजॉन ने जो जवाब दिया है उसमें 2 मुख्य तथ्य हैं जो सूत्रों ने मुझे बताया है। पहली बात, सरकार के सामने अपनी पहली प्रतिक्रिया में अमेजॉन ने ये कहा है कि जिन कर्मचारियों ने अमेजॉन को छोड़ा है वो अमेजॉन कंपनी की एक वॉलंटरी डिसएंगेजमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत उन्होंने खुद अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देकर कंपनी छोड़ा है। अमेजॉन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकार के सामने इस बात को रखा है कि किसी भी कर्मचारी को ज़बरदस्ती निकाला नहीं गया है, कोई फोर्सिबल टर्मिनेशन नहीं हुआ है।
सूत्रों ने हमें ये कहा है कि अमेज़ॉन की तरफ से जो ये जवाब आया है, इसकी समीक्षा करने के बाद सरकार आगे तय करेगी कि इस मामले में क्या करना है। क्योंकि देखिए, इस पूछताछ के पीछे शिकायतें भी सरकार के सामने हैं। ये कंप्लेंट्स थी कि इस तरह की कार्रवाई अमेज़ॉन मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर कर्मचारियों के खिलाफ की गई है और इसीलिए ये जवाब जो है अमेज़ॉन से मांगा गया था। तो अब अमेज़ॉन ने जब अपनी तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया है कि किसी को कंपनी से निकाला नहीं गया है और जो लोग गए हैं अपनी स्वेच्छा से, कंपनी की जो सीवरेंस पैकेज है उसके तहत जो नियम है उसके तहत उन्होंने कंपनी को छोड़ा है, तो इसकी समीक्षा करने के बाद और इनकी जो आगे जो तथ्य सरकार के सामने हैं उसकी समीक्षा के बाद ही सरकार आगे तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या करना है। लेकिन संकेत ऐसे ज़रूर हैं कि सरकार कुछ और जानकारी चाहती है इस पूरे मामले में, क्योंकि सरकार के सामने जो कंप्लेंट्स हैं, जो डाटा है, अब वो सफिशिएंट नहीं है। सरकार की तरफ से ऐसे संकेत हैं कि इस मामले में और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है और संभव है कि इस अमेज़ॉन के जवाब की समीक्षा के बाद सरकार आगे अमेज़ॉन से कुछ और जानकारी भी मांग सकती है इस मामले में। जी, शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का। जितना दिलचस्प गुजरात विधानसभा का चुनाव है, उतना ही दिलचस्प दिल्ली का नगर निगम चुनाव भी बनता जा रहा है। जेपी नड्डा से लेकर अरविंद केजरीवाल गुजरात और दिल्ली दोनों में ही बराबरी की मेहनत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल एनडीटीवी से कहा था कि उन्हें एक दिन के लिए सीबीआई मिल जाए तो आधी बीजेपी जेल में होगी। तो बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्ट बता रही है, लेकिन तय करना है दिल्ली की जनता को। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी से ये रिपोर्ट। हम इस वक्त त्रिलोकपुरी में हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली में है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि उनके दिल में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है। आपका नाम बताइए। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैं फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। चुनाव दिल्ली के नगर निगम में है, क्या समझ में? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एक दिन के लिए सीबीआई दे दीजिए मुझे, आधी बीजेपी जेल के अंदर होगी। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचारियों पर काबू नहीं पा रहे हैं। यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं चुनाव कूड़े का है। आपके दिल में क्या है? केजरीवाल जो हैं एक आम जनता के बीच में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी है वो बाहर चुनाव लड़ती है, जैसे कि अदर स्टेट में। नहीं, यहाँ भी लड़ रहे भाई, उनके जेपी नड्डा प्रचार कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष प्रचार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए केजरीवाल अच्छे नेता। केजरीवाल अच्छे नेता आपको लगता है? तो आप समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल का? बिल्कुल बिल्कुल। कूड़े का एक बहुत चर्चा कर रहे हैं, आपको लगता है वो आए तो कूड़ा साफ हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जैसे कि अभी बिजली और पानी फ्री जो करा है, लेडीजों के लिए बस फ्री करी है। ये फ्री की चीजें समझ में आती है, लोगों को मजा आता है। वो तो मुझे मालूम है, मगर जो आप बोल रहे हैं, लेकिन जो उनके लिए है आम जनता है, जैसे कि हम लोग, उनके लिए केजरीवाल इस बेस्ट। हमारा मुख्य मुद्दा है ना, हमारी जो ये पुरनवास कॉलोनी है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है कि पानी का हमेशा सालों से है, सालों से रहेगा। उस मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। ठीक। दूसरा, हमारी रोड की साफ सफाई, आज दिन आप देख लो पूरे रोड पर अतिक्रमण रहता है। यहाँ फुटपाथ पर बच्चे चल नहीं पाते, उन्हें मजबूरन पैदल रोड पर चलना पड़ता है। कोई भी अफसर आके इस पर कोई कार्रवाई नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं लेता। आज दिन एक नया अतिक्रमण पैदा हो जाता है। 10 मीटर की दूरी पर जाएंगे आप, देखिए बच्चे कहाँ चलेंगे। स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चों को रोड पर चलना पड़ता है, बहुत रिस्क है। लेकिन नेता मेन टॉपिक पे बात कोई करने को राजी नहीं। वो कहते हैं आप भ्रष्ट हो, आप भ्रष्ट हो। इस बीच में जनता मारी जाती है। तो फिर अब आपके पास भी मौका आता है 5 साल में अपने वोट की चोट करने का। हमारे यहाँ कोई ऐसा MP MLA या काउंसलर ऐसा नहीं है कि जो जनता की बात को सुने और समझे। ये सिर्फ आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, हम तुम्हें जेल भेज देंगे। केजरीवाल जीता क्योंकि सर वो कारोबार, काम धंधा सब कुछ देते हैं। पानी, आपको पता है पानी फ्री दे रखा उन्होंने, बिजली फ्री दे रखी। कोई सी भी सरकार आज तक नहीं देगी किसी को बिजली 1 पॉइंट भी दे दी। कब तक फ्री की बात करते रहेंगे? फ्री भी तो उसमें भी तो समस्या है कि फ्री में लोग सामान लेके अगर वोट देंगे तो ऐसे ही गलत पार्टी बीजेपी 4 चीजें और फ्री वादा करेगी, कांग्रेस भी करेगी, कैसे चलता रहेगा? सर देखिए, जब से वो आई है, क्या नाम है तुम्हारी, केजरीवाल की पार्टी, उसने हमेशा ही हर बंदे का साथ दिया, गरीब आदमियों को साथ दिया, काम धंधा दिया है। अच्छा।
और जब से बिजली वगैरह पानी वगैरह फ्री कर रखा है उन्होंने, हर चीज़ में सस्ता कर रखा है। भाजपा में आपने देखा ये है कि वो महंगाई और लड़ाई झगड़ा ही देखा हुआ आपने, उसके अलावा मैंने आज तक किसी भी पार्टी को नहीं देखा किसी भी चीज़ को फ्री कर दे। पिछले चुनाव में मेरे हिसाब से तो अरविंद जी अच्छा काम कर रहे हैं। अरविंद अच्छा काम कर रहे हैं। आरोप तो सब पे लगते हैं भाई, सभी पार्टी पे आरोप लगते हैं, लेकिन अरविंद जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा लगता है अरविंद में आपको? अब अरविंद जी देखो गरीबों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को तीर्थस्थल करवा रहे हैं। तीर्थस्थल करवा रहे हैं, मतलब तीर्थस्थल कराने। आपकी माता जी गई तीर्थस्थल में? मेरी माता तो एक्सपायर हो गई है, और लोग तो जा रहे हैं, उधर लोग तो जा ही रहे हैं। आपको लग रहा है कि तीर्थ यात्रा कराने वाला स्कीम अच्छी है उनकी? हाँ, महिलाएं लोगों बस में फ्री, मतलब जैसे है उनकी सुरक्षा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक दिन के लिए मुझे सीबीआई दे दीजिए, आधी बीजेपी अंदर होगी, इस पर क्या कहना है आपका? तो एक बार देख लेना चाहिए, सीबीआई देगी उनको, देख लेना चाहिए। हाँ, दे देना चाहिए। आप चाहते हैं कि सीबीआई मिले? हाँ, मिल जाना चाहिए उनको सीबीआई। हाँ, देखें क्या करते हैं वो। आपको लगता है कि जो सीबीआई ईडी है इसको दुरुपयोग होता है? दुरुपयोग तो होता ही है, जो बड़ी पार्टियां हैं वो इस्तेमाल करें इनका। चुनाव चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, लोग प्रचार करने आते होंगे, आपको वादे करके जाते होंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें एमसीडी दे दो, जैसे आपने दिल्ली सरकार में सरकार बनाई, कूड़ा खत्म कर देंगे, पानी ठीक कर देंगे, हाउस टैक्स में राहत देंगे। कांग्रेस भी वादे कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कांग्रेस कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। राजेंद्र जी, आपको क्या समझ में आता है? मुझे समझ में ये आता है कि केजरीवाल जी जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं कह रहे हैं। उनका तो केवल एक ही ये कहना है कि हम कूड़े का पहाड़ उठा देंगे। कूड़े का पहाड़ तो कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। बाकी ये जो है ना, जहाँ तक की बात है कि देश के लिए, हित के लिए जितने भी हैं वो बीजेपी अच्छी है देश के लिए। बाकी ये इन्होंने ये जो एक लालच दे रखा है केजरीवाल जी ने बिजली पानी का, ये भी देश को नुकसान पहुँचा रहा है। बाकी बशर्ते ये ठीक है, कुछ लोगों को राहत मिलती है, मगर राहत के चक्कर में ये इसका मतलब ये नहीं कि वो देश को न देखो, केवल वो ये देख रहे हैं हमें तो राहत मिल रही है। देश के लिए क्या बेहतर, मतलब बीजेपी देश के लिए ऐसे ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। बीजेपी सबसे बढ़िया देश के लिए। देश में ऐसा क्या है आपको लगता है जो बीजेपी अच्छा करे? इसलिए है बीजेपी कि बीजेपी के होते हुए कोई भी किसी भी देश का कोई भी आदमी हमारे इंडिया पर किसी तरह की कोई भी आंच ऊपर उठा नहीं सकता। सरकार के अंदर मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। कट्टर कांग्रेसी है। पहले जो बेले की जोड़ी होती थी, फिर गाय बछड़ा है, उसके बाद इंदिरा जी को मैंने, इंदिरा जी ने हमारे प्लॉट दिया 1976 के अंदर। अब भी आप कांग्रेस के साथ हैं? मैं कांग्रेस, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। कट्टर कांग्रेसी हैं, तो बाबा देखिए कट्टर कांग्रेसी मिले। तो हमने सुना कोई कह रहा है कि जो बीजेपी है वो ठीक है क्योंकि देश के लिए जरूरी है। जो बीजेपी की नैरेटिव है कि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है उस पर चर्चा, बहस, आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन जनता के दिमाग में वो है। लेकिन केजरीवाल को भी पसंद कर रहे हैं बहुत लोग, कह रहे हैं कि जो बिजली मुफ्त मिल रही है, पानी मुफ्त मिल रहा है, इससे राहत हो रही है। कूड़े की बात कर रहे हैं। और कुछ कट्टर कांग्रेसी भी हैं जो कह रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते हैं। तो निगम चुनाव में कांग्रेस की भी चर्चा हो रही है। तो दिल्ली के दिल में हमने कोशिश की कि ये कुछ आवाज़ जो आम लोग हैं, जो इन नेताओं के जो तमाम दावों के बीच अपनी सोच रखते हैं, वो हम दिखाएं। तो हमने दिल्ली के दिल में बात करी पूर्वी दिल्ली में त्रिलोकपुरी के लोगों से। सहयोगी संजय के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।